नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की पड़ रही है ठंड। रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी से पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे के साथ कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान मध्य भारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। वहीं पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतलहर चलने के आसार। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली जिले में आज शाम 5 बजे तक के लिए 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन की चेतावनी जारी किया और ऑरेंज अलर्ट लेवल 3 जारी किया। प्राधिकरण ने चमोली के जिलाधिकारी को अलर्ट के मद्देनजर उचित सुरक्षा और एहतियाती कदम उठाए जाने को कहा है। चमोली जिले के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर जारी है। डल झील की सतह जमी हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरकर 0.2 डिग्री पर पहुंच गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए पर्यटकों का कहना है कि सभी को यहां घूमने के लिए आना चाहिए और बाकी देशों की तरह श्रीनगर बहुत सुंदर लग रहा है। वहीं भारतीय सेना के जवान इस मौसम में भी देश की सीमा पर डटे हुए रहते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के ऊंचाई वाले और भारी बर्फबारी वाले इलाके में भारतीय सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाल में हो रही बर्फबारी और बारिश ने किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण जगा दी है। किसानों का कहना है कि ये बारिश भले ही देर से हुई हो, लेकिन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एनसीआर में रविवार से शीतलहर का कहर बढ़ गया है। लगातार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का सितम दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया है। रविवार को दिन भर शीतलहर चलती रही, जिस वजह से राजधानी वासियों को दिन भर ठिठुरन महसूस होती रही। लोग दिन भर कांपते हुए नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी यानी कि साल के पहले दिन भी जमा देने वाली सर्दी रहेगी। वहीं 1 जनवरी को 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन भर तेज हवाएं चलेंगी। आज से लेकर 1 जनवरी तक बेहद घने कोहरे का येलो अलर्ट दिल्ली मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान जहां 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान भी 17 से 18 डिग्री सेल्सियस पर आ पहुंचा है। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के बीच दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के जवान गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में बारिश होने से वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है। आज सुबह 6 बजे राजधानी का AQI 183 पर रहा। ये AQI संतोषजनक श्रेणी में आता है। पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। इसके कारण दुकानों से लेकर व्यापारिक संस्थान सभी बंद रहेंगे। बंद के कारण 160 ट्रेन रद्द रहेंगी और बस सेवा भी प्रभावित रहेगी। आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों और रेल लाइनों पर चक्का जाम रहेगा। बंद से बचने के लिए पुलिस ने नए रूट भी बनाए हैं। पीआरटीसी पंजाब और अन्य राज्यों में 577 रूटों पर बसें चलाता है, जो इस दौरान प्रभावित रहेंगी। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर करती है। बंद के दौरान सब्जी और दूध सप्लाई भी बंद रहेगी। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। पंजाब बंद का फैसला पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे ने लिया था।
पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान के कारण गुरदासपुर में लगभग सभी बाजार बंद है। दूध और सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गुरदासपुर अमृतसर मार्ग को किसानों ने जाम कर दिया है। पंजाब के बंद के आह्वान का असर हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। बंद के कारण अंबाला छावनी बस अड्डे पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। आम जनता अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में फर्जी वोटरों के मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का दिल्ली में फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि अनीता सिंह का वोट उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है, फिर वो दिल्ली में कैसे वोट डालती हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी फर्जी वोटर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर एफिडेविट पोस्ट किया है। अमित मालवीय ने बताया है कि एफिडेविट में अनीता सिंह ने स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है, लेकिन दिल्ली में भी वोट करती है। अमित मालवीय ने इसे कानूनी अपराध करार देते हुए कहा है कि अब संजय सिंह को तय करना चाहिए कि अपनी पत्नी को और कितना अपमानित करवाना है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा विभाग चलाने में फेल हो रही है। पुलिस ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के शिक्षकों को हिरासत में लिया। दिल्ली चुनाव से पहले राजधानी के इमामों ने भी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के इमामों का कहना है कि उन्हें पिछले 17 महीनों से हर महीने मिलने वाली 16 से 18 हजार रुपए की सैलरी नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। वे गुजरात के असुरा में श्री धरमपुर तीर्थ में श्रीमद राजचंद्र आश्रम के वार्षिक समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से कतर के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। विदेश मंत्री कतर के पीएम और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज रात 9:58 पर अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसएक्स लॉन्च करने जा रहा है। सर्वधर्म पूजा के साथ दिल्ली कैंट में शुरू हुआ एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर। एनसीसी महानिदेशक ने प्रताप ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एनसीडब्ल्यू की टीम जांच के लिए विश्वविद्यालय पहुंच गई है। पंजाब में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने कल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। मामले में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर समेत 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने और हंगामा करने का आरोप है। जनसुराज के नेता जब भीड़ बेकाबू हो गई तो जेपी गोलंबर के पास भीड़ को छोड़कर निकल गए। दूसरी तरफ माले विधायक संदीप सौरभ ने आज बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया है। राजस्थान के कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में 23 दिसंबर को बोरवेल में गिरी 3.5 वर्ष की बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ के अधिकारी योगेश कुमार मीना का कहना है कि 100% ठोस पत्थर के कारण समस्या आ रही है। आधी से ज्यादा सुरंग बन गई है। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए विदेशी संत आना शुरू हो गए हैं। महाकुंभ में सनातन संस्कृति के भव्य उत्सव से देश भर के संतों के अलावा विदेश के संत भी मंत्रमुग्ध हैं। विदेशी संत महाकुंभ के दौरान हवन और अन्य तरह की पूजा विधि में शामिल होंगे। महाकुंभ में रूस यूक्रेन के विदेशी संत एक ही शिविर में आमने सामने शांति के लिए जप तप ध्यान करेंगे। उत्तराखंड में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में डुबकी लगाई।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज ही के दिन यानी 30 दिसंबर पहली बार 1943 में पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। इसी दिन इस द्वीप को ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र घोषित किया गया था। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला कॉमर्शियल फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट पूरा किया। इसके लिए इंडिगो एयरलाइन का A320 विमान सफलतापूर्वक रनवे पर उतरा। भारतीय रेलवे ने वार्षिक समीक्षा में बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है, जिसके तहत 13 नदियों और कई राजमार्गों पर पुल बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा के चारिलाम में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। साथ साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित 27 एसपीवी पंपों, 35 एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अगले 2 साल में अपने बजट का 11 से 15% स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने पर खर्च करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्टडी में बताया गया है कि यह निवेश इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में बढ़ेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारतीय कंपनियां 2025 में 2024 की तुलना में अधिक कर्मचारियों की भर्ती करेंगी। CIELHR की रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे ज्यादा भर्तियां नई टेक्नोलॉजी जैसे AI और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में होंगी। सरकार ने बताया कि इस साल ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन 30 करोड़ के पार हो गया है, जो असंगठित श्रमिकों के बीच इसके तेजी और व्यापक रूप से अपनाए जाने को दर्शाता है। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में महिला निवेशकों, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में शेयर बाजार में उछाल के बीच सालाना आधार पर औसतन 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि की है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को इस साल $12 बिलियन से अधिक की फंडिंग मिली, जो पिछले साल के $10 बिलियन से 20% अधिक है। डेलाइट इंडिया का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 6.8% की दर से बढ़ेगी, जबकि 2025-26 में GDP की वृद्धि दर 6.7 से 7.3 के बीच रहने की संभावना है। 2024 में देश ने कोयला उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान करीब 8% बढ़ोतरी के साथ कोयले का उत्पादन लगभग 9,883 लाख टन हो गया है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक कोयला उत्पादन पिछले वित्त वर्ष में हुए 9,970 लाख टन उत्पादन के आंकड़ों को पार कर जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज व्यापार और उद्योग जगत प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने गुरुवार को केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए निर्यात, व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चौथी प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 26.5% बढ़ी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक इस साल 29 दिसंबर तक देश भर में 19,40,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की गई। देश का चालू खाता घाटा कैट 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में घटकर $11.2 अरब रहा। इस सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.2%। आरबीआई के अनुसार चालू खाता घाटा अप्रैल सितंबर यानी 2025-24 की पहली छमाही के दौरान $21.4 अरब यानी जीडीपी का 1.2% रहा। नवंबर के दौरान भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 64.4% बढ़कर $64.37 करोड़ रहा। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार कपड़ा, रसायन और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि की वजह से ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय ने चीन समेत 6 देशों से आयातित पीवीसी पेस्ट रेजिन पर $760 प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इस पीवीसी पेस्ट रेजिन का इस्तेमाल कृत्रिम चमड़ा और अन्य टेक्निकल टेक्सटाइल उत्पादन बनाने में होता है। केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिज से जुड़े 11 ब्लॉकों की नीलामी को रद्द कर दिया है। नीलामी के चौथे दौर में बेहतर प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर सरकार ने कदम उठाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल के वर्षों में कार्टर मेलेनोमा सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। जिमी कार्टर को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के अथक प्रयास के लिए जाना जाता है। इसके लिए उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका वुहान में घातक विमान दुर्घटना के बाद दक्षिण कोरिया को आवश्यक सहायता प्रदान करने को तैयार है। जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति कार्टर को एक असाधारण नेता, राजनेता और मानवतावादी बताया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जिमी कार्टर की मृत्यु की घोषणा के बाद विश्व नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। यूरोपीय संसद अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक्स पर अपने पोस्ट में कार्टर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने देश की पूरी एयरलाइन संचालन प्रणाली के आपातकालीन सुरक्षा निरीक्षण का आदेश दिया है। उन्होंने ये आदेश विमान हादसे में रिकवरी का काम पूरा होने के बाद दिया। पेरू सरकार ने समुद्र तट पर प्रचंड लहरों के आने के बाद 91 बंदरगाहों को बंद कर दिया है। ट्यूम्बेस के उत्तरी क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारियों ने समुद्र की खराब स्थिति से प्रभावित 30 मछुआरों को बचाया। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा ने कहा है कि गाजा शहर के मध्य में अल वफा अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर इजरायली हमले में 7 लोग मारे गए और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्पेन के वालेंसिया में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और घातक बाढ़ से निपटने के तरीके को लेकर क्षेत्रीय नेता कार्लोस माजोन के इस्तीफे की मांग की। इस बाढ़ में 220 से अधिक लोग मारे गए थे। भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांस्य पदक अपने नाम किया। लक्ष्य ने कांस्य पदक के मैच में फ्रांस के एलेक्स लेनिए को मात दी। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 155 रन ही बना सकी।
मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 234 रन पर सिमटी। जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में 13वीं बार पारी में 5 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लिया। अफ्रीकी टीम ने सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान को 2 विकेट से मात दी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2024 के लिए सालाना पुरस्कारों के लिए नामित खिलाड़ियों के नामों की सूची जारी कर दी। भारत के अर्शदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। भारत के अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को ICC ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया है। स्मृति ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया। ICC के 2024 के सालाना पुरस्कारों में भारत की श्रेयांका पाटिल को महिला वर्ग में अमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। बुलावायो टेस्ट में अफगानिस्तान की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 515 रन बना लिए। भारत और मालदीव की महिला फुटबॉल टीम आज एक दोस्ताना मैच में आमने सामने होंगी। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। हैदराबाद में खेले गए मैच में वेस्ट बंगाल की टीम ने मौजूदा चैंपियन सर्विसेज को 4-2 से मात दी। केरल ने मणिपुर को हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। केरल ने 16वीं बार प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। नोवाक जोकोविच अपने नए कोच एंडी मरे के मार्गदर्शन में पहली बार किसी प्रतियोगिता में खेलने जा रहे हैं। जोकोविच ने कहा, मरे ने कोच के रूप में उनके खेल में कुछ नए आयाम जोड़े हैं। सीरिया में यूवेंट्स और फियोरेंटीना ने 2-2 से ड्रॉ खेला। इस परिणाम के साथ यूवेंट्स का अविजित अभियान 26 मैच का हो गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने वेस्ट हैम को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ लिवरपूल की टीम लीग में शीर्ष पर मजबूती से बरकरार। प्यूर्टो रिको के मुक्केबाज पॉल बाम्बा का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पॉल बाम्बा हाल ही में WBA गोल्ड क्रूजरवेट विश्व चैंपियन बने थे। सलमान खान स्टारर फिल्म सिकंदर का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म ईद पर रिलीज होगी। करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 18 अप्रैल को रिलीज होगी। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। सोनू सूद की मच अवेटेड फिल्म साइबर थ्रिलर फतेह 10 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अमन देवगन और राशिद टंडन की फिल्म आजाद 17 जनवरी को होगी रिलीज। एक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुनाह दूसरे सीजन के साथ नए साल पर वापसी को है तैयार। सीरीज में गशबीर महाजनी सुरभि ज्योति अहम भूमिका में। शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म देवा 31 जनवरी को होगी रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में निर्मित कौर और सारा अली खान भी नजर आएंगे। मुफासा द लॉयन किंग बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। 10 दिनों में इसने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। फिल्म ऑल वी इमेजिन अस लाइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 3 जनवरी से होगी रिलीज। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।